So, good morning, class. Let us start from where we stopped in our previous class. That is complex permanent tissue. Simple tissue हमने पढ़ लिया, अभी complex permanent tissue हम पढ़ने जा रहे हैं. The different types of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cells which look like each other, and such tissues are called simple permanent tissues. Yet another type of permanent tissue is complex tissue, and complex tissues are made up of more than one type of cell. तो सिंपल टिश्यूज़ का नाम इसीलिए था क्योंकि एक ही टाइप के सेल से बना हुआ था. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से अलग, एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स उसमें होते हैं. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. और ये भले अलग अलग किस्म के हैं लेकिन उनका फंक्शन जो है वो एक कॉमन फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. ये दो एग्जाम्पल है, xylem और phloem. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. ये दोनों conducting tissues माने जाते हैं और दोनों बनाते क्या हैं? Vascular bundle बनाते हैं. Vascular or conductive tissue is a distinctive feature of a complex plants. जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, कंडक्टिंग टिश्यू है, वो उनका डिस्टिंक्टिव फीचर है. क्यों है अभी बताते हैं. वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ द स्टेम. नाउ कैन यू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द वैस्कुलर बंडल्स. स्टेम का जो है वो फिगर दिखाया गया है, उसमें देखो अलग अलग किस्म के सेल्स हैं. राइट. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो 6.7 ए, बी और सी. जाइलम किस चीज़ से बना हुआ है? ट्रैकिड से बना हुआ है, वेसल से बना हुआ है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये सब उससे बने हुए हैं. द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. वो सेल्स जो होते हैं वो थिक वॉल वाले होते हैं और डेड सेल्स होते हैं. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्रैकिड और वेसल जो होते हैं वो ट्यूब के स्ट्रक्चर में होते हैं. राइट. This allows them to transport the water and minerals vertically. तो ये ट्यूब का स्ट्रक्चर, अंदर जो खालीपन होता है उसमें से वो लोग क्या पास करते हैं? मिनरल्स एंड वाटर. राइट. वो नीचे से ज़मीन में से खींचते हैं वाटर और मिनरल्स को और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं जाइलम. The parenchyma stores the food and helps in the sideways conduction of water. parenchyma स्टोर करता है फूड को और सप्लाई करता है एनर्जी वो कंडक्शन करने के लिए. फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. तो फाइबर्स जो होते हैं वो मेन उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं. दूसरा है फ्लोएम. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. एक तो है सीव ट्यूब उसके अंदर. राइट. दूसरा है कंपेनियन सेल. तीसरा है फ्लोएम फाइबर्स एंड चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा. राइट. तो फ्लोएम के अंदर क्या क्या है? एक तो है सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर्स है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है. राइट. 6.7 का डी फिगर जो है हमारा ये. राइट. सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स. परफोरेटेड वॉल्स मतलब छेद छेद वाली दीवार होती है. फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन इन इट. जाइलम में क्या होता था? सिर्फ नीचे से ऊपर तक मटेरियल्स पहुंचते थे. फ्लोएम में क्या होता है? दोनों तरीके से, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, बोथ द डायरेक्शन. ये उसका मेन फ़र्क है.
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। तो लीफ में जो खाना पकता है वो वहाँ से कलेक्ट करके प्लांट्स के दूसरे हिस्सों में पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम। एक्सेप्ट फॉर द फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो जाइलम के जो सेल्स थे वो डेड सेल थे, फ्लोएम के जो सेल हैं वो लिविंग सेल हैं, सिवाय फ्लोएम फाइबर के। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है उसमें। अब तीसरा आता है एनिमल टिश्यू। ओके, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस अंदर बाहर होती है तो चेस्ट की मूवमेंट होती है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? तो ये जो बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मसल सेल। तो मूवमेंट के लिए मसल सेल्स होना ज़रूरी है। फिगर 6.8 क्या बताता है? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट्स इन द मूवमेंट। तो जो सेल होते हैं वो पहले तो ऐसे सिकुड़ते हैं, फिर ऐसे फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाता है। देन वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? वो जाता कहाँ पर है? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स। हमारे लंग्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। फिर वो ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी के जितने भी कोना कोना जो है हमारी बॉडी का, वहाँ तक वो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके पहुँच जाता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? अभी सेल्स को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other part. अभी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। ब्लड एक ट्रेन का काम करता है जिसके अंदर बहुत से सब्सटेंस बैठ सकते हैं, मालगाड़ी का काम करता है ना, कि बहुत से सब्सटेंस को वो अलग अलग जगह पर पहुंचाने का काम करता है, from one part of the body to the other, and for example it carries oxygen and food to all the cells. सारे के सारे सेल्स को वो ऑक्सीजन दे देता है और फूड भी दे देता है। It also collects waste from all the parts of the body. और हर एक बॉडी पार्ट जो है वो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट करता है, तो वो वेस्ट बोलता है मेरे को दे दो, आप खाना और ऑक्सीजन ले लो। ठीक है। and carries them to the liver and kidney for disposal. फिर कचरा गंदगी वहाँ से उठा के लीवर और किडनी को दे देता है और बोलता है अभी इसको आप साफ़ हो सकता है तो साफ़ करो, और अगर साफ़ नहीं हो सकता है तो इसको बॉडी में से बाहर फेंक दो, डिस्पोज कर दो। ठीक है। सो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। तो ये दोनों जो है वो टिश्यू हैं, ब्लड और मसल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये अलग अलग दूसरे टिश्यू कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, एंड मसल फॉर्म्स द मस्क्यूलर टिश्यू, और मसल जो है वो मस्क्यूलर टिश्यू है। तो पहला पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विथ इन द बॉडी। तो सारे के सारे ऑर्गन्स के ऊपर जो कवर, जो स्किन जो होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई।
It also forms a barrier to keep the different body systems separate. अभी हमारी बॉडी खोल के देखो तो स्टमक भी दिखेगा, लीवर भी दिखेगा, इंटेस्टाइन भी दिखेगा। तो ये अलग अलग हैं, वो कैसे पता चलेगा हमको? जैसे बॉडी के बाहर से देखो तो कुछ नहीं दिखता है, खोल के देखो तो सब अलग अलग पुर्जे हैं और एक साथ सब एक कॉम्पैक्ट हमारी जो बॉडी है उसके अंदर पुर्जे अलग अलग फिट किए हुए हैं। जैसे हम कोई मोबाइल ख़राब हो जाता है तो खोल के देखना बैटरी डालने के वक्त, है ना, कभी मोबाइल की बैटरी खोलते हैं, कवर्स अब तो खुलते ही नहीं है, मोबाइल ऐसे आ गए, लेकिन पुराने मोबाइल जो आते थे जो खुल सकते थे पीछे से ढक्कन, तो देखना अलग अलग चिप्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर किसी एक चिप में भी कुछ खराबी होगी तो पूरा मोबाइल बेकार हो जाएगा। ओके, small epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. epithelial tissue जो होता है, આપણે નથી. So epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, और दो सेल्स को जोड़े रखने के लिए एक सीमेंटिंग अमाउंट मटेरियल जो होता है वो उन दो सेल्स के बीच में थोड़ा सा होता है ताकि वो दो सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहें. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelial. तो किसी भी चीज़ को अंदर जाना है या अंदर से बाहर आना है तो एपिथेलियल लेयर से होके ही जाया जा सकता है. As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment, and also between the different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो कोई भी मटेरियल को बॉडी के अंदर जाना है या बॉडी से बाहर आना है या तो बॉडी के अंदर ही एक ऑर्गन में से दूसरे ऑर्गन में जाना है, राइट, तो एपिथेलियल से पास हुए बगैर कोई चांस ही नहीं है, और इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को इलास्टिक नेचर होना ज़रूरी है, राइट. डिफरेंट एपिथेलिया फिगर 6.9 जो है शोज द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, और सबका अलग अलग फंक्शन जो है वो बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इन द सेल लाइनिंग ब्लड in cells lining blood vessels or lung alveoli, where the transportation of substance occurs through a selectively permeable substance, there is a simple flat kind of epithelium. तो ये दो जो सेल्स हैं हमारे कौन से, लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स एंड लंग्स के एल्वियोली, उसमें से सिलेक्टिव, जैसे कैसे लंग्स में ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा. तो सिलेक्टिव परफॉर्मेंस उनको करना होता है, तो उनके सेल्स स्ट्रक्चर जो है वो परमिएबल होना चाहिए, है ना. सो देर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलिया, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट होता है. दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम. इसका नाम क्या है, स्क्यूमस, है ना. सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग. तो आपको दिख रही होगी, देखो एकदम डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होते हैं, राइट. फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट, है ना, स्ट्रक्चर जो उनका वो है. The esophagus and the lining of the mouth are also covered with the squamous epithelium. तो ईसोफेगस जहाँ ये गर्दन से यहाँ जो नली जा रही है नीचे हमारी वो, और हमारा माउथ वो भी स्क्यूमस एपिथेलियम वहाँ पर होता है.
The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. Skin जो है हमारी वो भी epithelium squamous से बनी हुई है. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent the wear and tear. तो स्किन जो हमारी होती है वो सिर्फ एक लेयर नहीं होती है, बहुत सारी लेयरों से बनी हुई होती है वो, है ना, ताकि बॉडी के सेल्स को वेयर एंड टेयर से, टूट फूट से बचाया जा सके. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. तो उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो लेयर की पैटर्न होती है अलग अलग, उस पैटर्न से ही अरेंजमेंट होती है उनकी. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज stratified squamous epithelium, where absorption and secretion occurs. Absorption मतलब सोख लेना और secretion मतलब रिलीज करना होता है. As in the inner lining of the intestine. तो इंटेस्टाइन की अंदरूनी जो दीवार होती है वो ऐसी होती है कि जो हमने खाना खाया उसमें से एब्जॉर्ब करना पड़ता है उसको, राइट, और उसको फिर आगे डिस्पोज भी करना होता है. तो एब्जॉर्ब करना है और सीक्रेट भी करना है उसको कुछ. This columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has the cilia, which are hair-like projections. हमारे कैसे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, ऐसे ही एपिथेलियम सेल्स के ऊपर भी बाल होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं जो भी मटेरियल होता है उसको. ठीक है. ब्रश कैसा होता है अपने दांतों का, है ना, उस तरह के सीलिया उसके ऊपर होते हैं, राइट. This cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called the ciliated columnar epithelium. एक तो कॉलम शेप के है, इसके साथ साथ उसकी सेल्स के ऊपर एपिथेलियम बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उसका नाम है सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम. फिर होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना, क्यूब के जैसा, देखो बॉक्स के जैसा यहाँ पर दिखाया गया है. विथ क्यूब शेप सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स. किडनी के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं. एंड डक्ट्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स, हमारे डक्ट यहाँ पर मुंह में से जहाँ से थूक आती रहती है ना, सलाइवा आता रहता है, बनता ही रहता है कंटिन्यूसली, वो क्यूब शेप के होते हैं. Where it provides the mechanical support, epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete the substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue holds inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि ब्लड. Blood is a type of connective tissue. Why would it be called the connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix. तो cells जो होते हैं connective tissue blood के, वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, उनकी स्पेस बहुत ज़्यादा, उन एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ज़्यादा सेल्स की जगह होती है, लूजली होते हैं. एंड एम्बेडेड इन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स होता है ना, आपको समझाऊँ मैट्रिक्स तो, अच्छा, पुराने ज़माने में लोग बेड की जगह खाट यूज़ करते थे, है ना. तो खाट में रस्सी होती थी, वो रस्सी को कैसे पैटर्न बनाई जाती थी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर दूसरी बाजू में जाएगी वो ऑल्टरनेट हो जाएगी, जो ऊपर थी वो नीचे, फिर ऊपर, राइट. सो ऑल्टरनेट पैटर्न्स बनती जाएगी, राइट, ऐसे, राइट. तो इसको हम बोलते हैं एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. तो ऐसा मैट्रिक्स एक होता है सेल्यूलर का, उसके बीच में ये फिक्स होते जाते हैं. फिगर 6.10 में देखो आप यहाँ पर, राइट.
अब देखो द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। तो मैट्रिक्स है वो कैसा है, जेली जैसा, हम जेली खाते हैं ना, टॉफ़ी आती है वो सॉफ्ट एकदम, उसके जैसा हो सकता है। फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। डेंस और रिजिड भी हो सकता है, राइट। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, so take a drop of blood on a slide and observe the different cells present in it under a microscope। तो कभी हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि भाई डॉक्टर बोलता है आप अपना ब्लड चेक करवा लो। तो ब्लड चेक में वो कैसा करता है कि उंगली में एक पिन मारता है और एक ड्रॉप निकलता है, उसको एक स्लाइड के ऊपर ड्रॉप्स को लेके उसको फैला के उसके ऊपर एक कांच का कवर लगा देते हैं ताकि दूसरा कोई चीज़ उसके अंदर ना जा सके और ब्लड जो है वो फैल ना सके। और थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाएगा तब उसको आप माइक्रोस्कोप में अंदर देखो ब्लड सेल में क्या क्या है। अगर मलेरिया या ऐसी कोई बीमारी के कीटाणु हैं तो वो उसमें दिख जाएंगे डॉक्टर को, राइट। और फिर वो इसके हिसाब से हमको दवाई देगा। तो इसमें हमको करना क्या है, ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको नाम होता है प्लाज्मा, इन विच द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। अभी आप जैसे नींबू शरबत बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, पानी, पानी के अंदर डाला नमक, उसके अंदर डाला शुगर और उसके अंदर डाला नींबू, तो आपका बन गया नींबू शरबत। सेम उसी तरह एक प्लाज्मा लेना है हमको, राइट, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अंदर आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। और ये चारों मिला के हम बोलते हैं ये हमारा खून है, ब्लड है। अब किसका क्या काम है देखो, द प्लाज्मा कंटेन्स द प्रोटीन। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स द गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है, ब्लड जो है पूरे का पूरा क्या काम करता है, वो गैस भी पहुंचाता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है, राइट। फिर जो फूड होता है उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करके पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आँख की नज़र अगर अच्छी रखनी है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, तो ग्रीन वेजिटेबल तो हमने मुंह में खाए और वो हुए डाइजेशन पेट में, तो आँखों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे वो। तो फूड में से जो भी लेना था विटामिन ए हरी सब्जियों में से, वो ब्लड में चला गया, और ब्लड तो आँख में भी जाता है, बाल में भी जाता है, कान में भी जाता है, नाक में भी जाता है, हर जगह जाता है। तो जिसको जो चाहिए होगा वहाँ से वो उसमें से ले लेंगे, राइट। फिर हॉर्मोन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स को भी अलग अलग रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स के वहाँ पर पहुँचाता है और वहाँ पर हॉर्मोन्स अपना असर दिखाने लगते हैं, राइट। बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी हड्डियाँ जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर, ढांचा बनाता है जो बॉडी को, हमारी बॉडी को शेप देता है। तभी तो पता लगता है ना, अगर किसी का स्केलेटन पड़ा है तो ये इंसान का है, जानवर का है। अगर जानवर का है तो भी छोटा होगा तो बिल्ली का होगा या शेर का होगा, सबके अलग अलग स्केलेटन होते हैं, राइट। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड द सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो दूसरे मसल्स को टांगने के लिए, कपड़े कैसे हम लोग घर जाके टांग देते हैं, राइट, खीटी के ऊपर, उसी तरह मसल्स को भी हड्डियों के ऊपर टांगा जा सकता है अंदर। It is strong and non-flexible tissue which would be the advantage of these properties for bone function। वो एकदम सख्त होता है, राइट, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता। तभी तो एक्सीडेंट होते हैं तो हड्डियाँ टूटती हैं, मुड़ती नहीं हैं, राइट। ओके,
What would be the advantage of these properties for the bone function? Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. तो जैसे ब्लड जो है वो अलग चीज़ से बना हुआ है, हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई है, उसका मैट्रिक्स होता है. Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से किस तरह से जुड़ा हुआ होता है? लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. ये लिगामेंट्स जो है वो इलास्टिक होता है, राइट, जो मूवमेंट करवा सकता है. अभी देखो जैसे ये उंगली है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ तो ये 3 हिस्सों में मुड़ गई. तो यहाँ एक हड्डी है, यहाँ दूसरी हड्डी है और यहाँ तीसरी हड्डी है. तो ये हड्डी नहीं मुड़ती है, ये हड्डी इस हड्डी से जहाँ जुड़ी हुई है बीच में, और जहाँ पर मसल्स और लिगामेंट होते हैं वो इसको मोड़ने का काम करते हैं. ओके. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ and these ligaments contain very little matrix. Tendons connect the bones to the muscles and are another type of connective tissue. तो मसल और बोन को जो जोड़ता है, राइट, उसको हम बोलते हैं टेंडन्स, राइट. ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक टिश्यू है. टेंडन्स आर फाइबरस टिश्यूज. उसके अंदर बहुत सारे फाइबर जैसे होते हैं टिश्यू के अंदर, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. ताकत बड़ी होती है उसके अंदर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड, कम ही मात्रा में वो मुड़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं मुड़ सकते हैं, राइट. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड द कार्टिलेज, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स. द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. उसके अंदर प्रोटीन और शुगर होते हैं. कार्टिलेज स्मूथन्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स. तो जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ पर बोन्स को वो स्मूथ रखता है, कार्टिलेज जो होता है वो. एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स. We can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissues are different. तो देखो कैसे अलग अलग हैं वो. कान के बोन्स को मोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे आर्म्स के जो बोन्स होते हैं उसको हम नहीं मोड़ सकते हैं, राइट. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल. तो एक और टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है एरियोलर टिश्यू. वो स्किन और मसल्स के बीच में होता है, राइट. अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं हमारी, उसके आजू बाजू में होता है. इन द बोन मेरो होता है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. तो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होती है उसको वो फिलअप कर देता है. Supports the internal organs and helps in repair of the tissue. तो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू दूसरे टिश्यू को रिपेयर करने में काम आता है. Where are the fat stored in our body? Fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. तो एडिपोज जो है वो भी एक टिश्यू है, राइट, जहाँ पर फैट स्टोर किया जा सकता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. तो यहाँ पर फ्लैट ग्लोब्यूल्स लगे हुए होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फैट. ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. तो वो इंसुलेटर का काम करता है, फैट जो होता है ना वो, राइट. फिर आता है मस्क्यूलर टिश्यू, राइट. ये मस्क्यूलर टिश्यू हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. अभी 2 ही मसल्स बाकी हैं, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके.